मिडिल ईस्ट से उठते आग के शोले अब पूरी मुस्लिम उम्मा के दामन को जला रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ये शोले जलाने के लिए पहली तीली जलाने वाला इंसान था थॉमस एडवर्ड लॉरेंस या कर्नल T.E. लॉरेंस, जिसे दुनिया लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जानती है। खुफिया ताकतों के हलकों में उसे अरबों का बेताज बादशाह कहा जाता है। एक गैर अरब गैर मुस्लिम होने के बावजूद अरबों को उसने इस तरह अपनी उंगलियों पर नचाया कि वो खुद ही आपस में एक दूसरे के टुकड़े करने पर तैयार हो गए। अरब वर्ल्ड के नक्शे में आज जो ममालिक नजर आते हैं उनमें से अक्सर ममालिक का खाका उसने अपने दिमाग में तख्लीक किया था। बरतानिया से आने वाले इस जासूस ने अरबों को बेवकूफ बनाकर सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा और फिर किन शराइत पर शाह सऊद को सऊदी अरब की हुक्मरानी हवाले की। खुद तो वो गायब हो गया, लेकिन इस खित्ते में ऐसी आग लगा गया कि जंग के शोले 2022 तक भी भड़क रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि एक नाजायज बच्चा, एक हम जिन्स परस्त इंसान पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। आज की इस वीडियो में हम इसी कर्नल लॉरेंस ऑफ अरेबिया के किरदार को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो था कौन, उसने कैसे मुस्लिम दुनिया के टुकड़े किए और कैसे अरबों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया, और आज के दौर को सामने रखकर उसने कैसे जंग के शोले भड़काने की 100 साल पहले ही प्लानिंग कर ली। थॉमस एडवर्ड लॉरेंस 16 अगस्त सन 1888 में बरतानिया में पैदा हुआ। वो अपने वालिदैन की नाजायज औलाद था और उसकी वालिदा भी अपने वालिदैन की नाजायज औलाद थी। लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बाप के अपनी मुलाजिमा से नाजायज ताल्लुकात थे। जब उन ताल्लुकात का इल्म उसकी बीवी को हुआ तो उसने मुलाजिमा को घर से निकल जाने का कह दिया। बदनामी के खौफ से लॉरेंस के बाप और उसकी मुलाजिमा खुफिया तौर पर घर से फरार हुए और बरतानिया में एक मुख्तलिफ जगह पर आकर रहने लगे। यहाँ उनके यहाँ 5 नाजायज बच्चे पैदा हुए और लॉरेंस ऑफ अरेबिया उन्हीं नाजायज बच्चों में से एक था। दरमियानी उम्र में अपने बाप और उसके दोस्त के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में उसने सुन लिया था कि वो अपने वालिदैन की नाजायज औलाद है। अब इस वजह से उसकी फितरत और नफ्सियात में अजीब सी पेचीदगियां पैदा हुई। वो ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता था और नफ्सियाती पेचीदगियों की वजह से ही वो हम जिन्स परस्ती की तरफ माइल हो गया। उसे कदीम और तारीखी चीज़ों से बहुत दिलचस्पी थी और इसी शौक की वजह से उसने तारीख और आसार कदीमा के शोबा में तालीम हासिल की और डिग्री मुकम्मल करने लगा। दौरान तालीम ही अपनी जहानत की वजह से वो खुफिया ताकतों की नज़रों में आ चुका था। कर्नल लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने दौरान तालीम शाम और अरब के इलाकों में बहुत सा वक्त गुजारा। 1909 में वो पहली बार शाम पहुंचा। यहां पहुंचकर उसने अरबी जुबान सीखी। बंदा ज़हीन था, इसलिए उसने अरबी ज़ुबान ऐसे अंदाज में सीखी कि मुख्तलिफ लहजों की अरबी वो उन्हीं इलाकों के लहजों में बोलता था। अरबी ज़ुबान के मुख्तलिफ लहजे हैं, मसलन इराकी, शामी, सऊदी, उर्दनी। वो इन सब लहजों को इसी अंदाज में बोलता था कि उन इलाके के अपने अरबों को भी महसूस नहीं होता था कि ये गैर अरब है। 4 साल अरबों के इलाके में रहने के बाद वो अरबों और तुर्कों के दरमियान नस्ली तासुब और मुसलमानों के अंदरूनी झगड़ों को बहुत अच्छी तरह जान और समझ गया। उसने पता चला लिया कि मुसलमानों के दरमियान नस्ल और फिरकों की बुनियाद पर इतनी नफरत मौजूद है कि इन्हें बड़ी आसानी से आपस में लड़ाया जा सकता है। मुसलमान दुनिया की बेवकूफ़ी का अब अंदाज़ा करें कि जो कुछ उसने अपनी किताब में अपने मुतालिक लिखा उस पर उन्होंने आज तक आंखें बंद करके यकीन किया हुआ है। हालांकि वो एक जासूस था, वो कैसे अपना आप और अपने मंसूबे खुद ही अपनी किताब में बेनकाब कर सकता था। अपनी किताब 7 पिलर्स ऑफ विजडम में वो लिखता है कि उसने 1909 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर शाम का सफ़र किया। हालांकि ये सिर्फ उसका कवर था। दर हकीकत वो उन्हीं खुफिया ताकतों का नुमाइंदा बनकर शाम गया था जो मिडिल ईस्ट के टुकड़े करके एक तरफ तुर्की की खिलाफत को तोड़ना चाहती थी तो दूसरी तरफ इसराइल को कायम करने के लिए हालात साजगार करना चाहती थी। तीसरी जानिब वो मुल्कों की तकसीम इस अंदाज में करना चाहती थी कि 100 साल बाद भी ये अरब ममालिक आपस में लड़ते ही रहें और इसी तरह आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएं। आपको ये देखकर हैरत होती है कि जिस इलाके से 100 साल पहले खिलाफत निकाली गई उसी इलाके से 100 साल बाद दाइश उठती है और एक दफा फिर खिलाफत का नारा बुलंद करती है। 100 साल पहले ये इलाके तुर्की से अलग करवाए गए अरब इस्लामी खिलाफत का नारा लगाकर।
100 साल बाद जब ये इलाके आपस में लड़ते लड़ते खत्म नहीं होते तो 2016 में इसी इलाके से दाइश को इस्लामी खिलाफत के नाम पर खड़ा कर दिया जाता है ताकि 100 साल पहले वाला तजुर्बा एक बार फिर दोहरा दिया जाए और मुसलमान हुकूमतें सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद फिर भी कुछ नहीं समझ पाती। जब आलमी खुफिया ताकतें इसराइल के क़याम के लिए कोशिश कर रही थीं तो उस वक्त तुर्की उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। बरतानिया अगर बराह रास्त तुर्की से पंगा लेता तो बरतानिया को खतरा यह था कि तुर्की हिंदुस्तान से होने वाली तमाम बहरी और ज़मीनी तिजारत का खात्मा कर देगा, क्योंकि अरब वर्ल्ड उस वक्त तुर्की की खिलाफत में थी और अरब के इलाकों में बैठकर तुर्की की फोर्सेस बरतानिया का आसानी से खात्मा कर सकती थी। 108 साल पहले खुफिया ताकतों ने जान लिया था कि जब तक तुर्की की हुकूमत इस इलाके पर रहती है तब तक ये बरतानिया और मुस्तकबिल की सुपर पावर अमेरिका के लिए एक खतरा रहेगा। लिहाजा यहाँ पर एक ऐसी तकसीम की प्लानिंग की गई कि इस इलाके के लोग आपस में लड़ते रहें और कमजोर होते रहें। अब ये तकसीम तो प्लान हो चुकी थी, लेकिन पहली जंग अजीम की वजह से बरतानिया के पास ना इतनी फौजें थीं और ना ही इतने वसाइल थे कि वो अपनी फौजें बाकी महाजों से हटाकर सऊदी अरब के इलाकों में भेजें, जो अरब के इलाकों में रहकर तुर्की से लड़ें। दूसरी जानिब खुफिया ताकतें बरतानिया पर मुसलसल दबाव डाल रही थीं कि जिस तरह भी हो इस इलाके से तुर्क खिलाफत का खात्मा करो। तो फिर मंसूबा यह बनाया गया कि तुर्कों के खिलाफ अरबों में जो नफरत है उसे हवा देते हैं। इस मंसूबे के तहत अरब वर्ल्ड के अंदर ऐसे अंग्रेज मुहक्किकीन और दानिशवर फैला दिए गए जिनका सिर्फ एक ही काम होता था, और वो काम यह होता था कि मुसलसल तुर्कों और अरबों के दरमियान नफरत पैदा करते जाना है। अरबों को बताना है कि वो बाकी दुनिया से अफजल हैं और अजमी तो उनसे कमतर है। इन दानिशवरों को बरतानिया और खुफिया ताकतें अरबिस्ट के नाम से याद करती थीं। अरबिस्ट अरब के सरदारों को यह बताते कि देखो, इस्लाम के असल और हकीकी वारिस तो तुम लोग हो। इस्लाम तो मक्का से शुरू हुआ था और मदीना में जाकर मुकम्मल हो गया था। जब मक्का भी तुम्हारा है और मदीना भी तुम्हारा है, इस्लाम कबूल भी सबसे पहले तुम अरबों ने किया था और दुनिया में इस्लाम को फैलाने वाले भी अरब ही थे, तो फिर खिलाफत भी तो तुम्हारे पास ही होनी चाहिए ना। अरबिस्ट कहते थे कि ये तुर्की कौन है जो तुम पर हुकूमत करे, ये हक तो तुम्हारा है कि तुम तुर्की पर हुकूमत करो। अरबिस्ट यानी अंग्रेजों के दानिशवर और मुहक्किकीन मजीद इसी तरह अरबों को गुमराह करते थे कि देखो, उमवी खिलाफत हो सकती है, बनु अब्बास की खिलाफत हो सकती है, तो आज के दौर में तुम लोगों की अपनी खिलाफत क्यों नहीं हो सकती? तुम अपनी खिलाफत बनाओ और तुर्की से जान छुड़ाओ। ये तमाम काम लॉरेंस ऑफ अरेबिया की निगरानी में होता रहा। पॉइंट्स और नुक्ते निकाल निकाल कर वही देता था। उसने उन दिनों अरबों और तुर्कों को आपस में लड़ाने के लिए एक रिसर्च पेपर भी लिखा था, जिसमें उसने इन बातों पर फोकस किया था कि पिछले 1300 सालों में मुसलमान इन बातों की वजह से आपस में लड़े हैं, और अगर अब भी हम उन्हीं बातों को आजमाएं तो मुसलमान फिर से आपस में लड़ सकते हैं। दो सबसे मेजर बातें जिन पर लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने अपने रिसर्च पेपर में मुसलमानों को लड़ाने की तजावीज़ दी, उनमें से सबसे पहली थी नस्ल परस्ती और दूसरी बात थी मसलकी इकायद के इख्तिलाफात। आज 100 साल भी देख लें, हम मुसलमान इन्हीं बातों पर लड़ रहे हैं। खैर, ये सारी प्लानिंग जब हो गई और अरब सरदार तुर्की के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा हो गए, तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया अब उन्हें लीड करने के लिए खुद आगे आ गया। अब वो अरब मुसल्लह दस्तों के साथ मिलकर तुर्की फौजों पर छापामार कार्रवाइयां करने लगा। तुर्कों की सप्लाई लाइन काटने के लिए उसने ट्रेन की पटरियों को धमाकों से उड़ाना शुरू कर दिया। इन धमाकों को दहशतगर्दी नहीं कहा जाता, बल्कि इसका जिक्र बड़े फख्र से बरतानिया यूं करता है कि ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया के कारनामे हैं, और मुसलमान अगर अपने दिफा में जंग करें तो उन्हें फौरन दहशतगर्द कह दिया जाता है। मुसलमानों को तोड़ने और आपस में लड़ाने की तमाम प्लानिंग्स मिस्र में बरतानवी सिफारत खाने में हुआ करती थी। वहां ये लोग आपस में बैठकर मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे कि देखो कैसे शानदार तरीके से हमने उन्हें मुर्गों की तरह आपस में लड़ाया है। तुर्की पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथी था। रूस, बरतानिया और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। अब जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया फ्रंट पर रहकर अरबों को तुर्कों से लड़ा रहा था, तो पर्दे के पीछे ये तीन ममालिक प्लानिंग कर रहे थे कि तुर्की को तोड़ने के बाद कौन से इलाके पर किसकी हुकूमत होगी।
मई सन 1916 में साइक्स बायकॉट माहिदा हुआ। इस खुफिया माहिदे के रूह से मौजूदा इराक, कुवैत, उर्दन और इसराइल के इलाके अंग्रेजों के हिस्सों में आए। लबनान, शाम और शुमाल मशरकी तुर्की फ्रांसीसियों को मिले, जबकि इस्तांबुल समेत बाकी सारा तुर्की रूसियों को मिल गया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने देख लिया कि अब अरब इस नफरत में इतना आगे बढ़ गए हैं कि यहां से पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं, तो उसने एक और चाल चली। इस्लाम की इब्तदा मक्का से हुई थी और उसने अपनी अगली साजिश की इब्तदा भी मक्का से की। उसने शरीफ मक्का यानी मक्का के मुंतज़म आला हुसैन बिन अली को खिलाफत के सुहाने ख्वाब दिखाए और बताया कि तुर्की तो अब टूटने वाला है, आखिरी ज़रबें लगाकर अपना हिस्सा वसूल कर सकते हो तो कर लो, पूरे अरब पर तुम्हारी हुकूमत होगी। इस्लाम और मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान खुद मुसलमानों ने ही पहुंचाया है। शरीफ मक्का भी लालच में आकर और साजिश का शिकार होकर इस पर आमादा हो गया। इस तरह बरतानिया ने बगैर अपना एक भी फौजी अरबों के इलाकों में भेजे अरबों ही की मदद से तुर्कों के खिलाफ फौज तैयार कर ली। इस फौज की क़यादत शरीफ मक्का का बेटा प्रिंस फैसल और लॉरेंस ऑफ अरेबिया कर रहे थे। जब जंग अजीम अव्वल इख्तिताम को पहुंची तो शरीफ मक्का को ठेंगा मिला। अरब का थोड़ा सा इलाका और उर्दन का थोड़ा सा इलाका देकर उसे टरखा दिया गया। बाद में इन इलाकों में बगावतों के डर से यहाँ गोरों ने हुकूमतें इस तरह बनाने का मंसूबा बनाया कि बाद में ये लोग आपस में लड़ते रहे। आज 100 साल बाद भी आप देख लें, सबसे ज्यादा फसादात शाम, इराक, यमन और लबनान के इलाके में है। ये तमाम इलाके तुर्की की खिलाफत को तोड़कर बनाए गए थे। इस पूरे इलाके में सिवाय मिस्र के और कोई दूसरा बड़ा मुसलमान मुल्क नहीं था। सब मुसलमान मुल्क यहाँ तुर्की की खिलाफत के टुकड़े टुकड़े कर कर बनाए गए। खिलाफत टूटने के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आगे आया। उसने गैर मुल्कियों से जंग करके तुर्की को आज़ाद कराया। बाकी इलाके आज तक लड़ रहे हैं। यूं एक अकेला आदमी लॉरेंस ऑफ अरेबिया ना सिर्फ पूरी मुस्लिम उम्मा को लड़ाने में कामयाब रहा, बल्कि उसने मुसलमानों के बड़े बड़े ममालिक के कितने ही टुकड़े करवा दिए। अपनी किताब में वो लिखता है कि मैं अरबों से मुखलिस था, मैं चाहता था कि यहाँ एक ही हुकूमत बने, जबकि कट्टर यहूदी ये कहते हैं कि लॉरेंस हमारा सबसे बड़ा दोस्त था, क्योंकि अगर लॉरेंस ऑफ अरेबिया अपनी मंसूबाबंदी ना करता तो हम कभी भी इसराइल का मुल्क हासिल ना कर पाते। अरबों के इलाके में एक मरतबा वो तुर्की के जासूसों के हाथ लग गया। उन्होंने मारपीट करने के अलावा लॉरेंस ऑफ अरेबिया को कई बार जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया। बाद में पता चला कि वो तो खुद उस गंदे काम का आदी था। इसका एतराफ भी उसने अपनी किताब में कर रखा है। वो कोई बाकायदा जंगजू नहीं था, उसके बावजूद उसने तुर्की की शिकस्त में बुनियादी किरदार अदा किया। मई सन 1953 में वो 100 मील फी घंटा की रफ्तार से बाइक चला रहा था कि उसकी बाइक को हादसा पेश आया और उसी हादसे में वो मारा गया।